हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर लंबे समय से चल रही लड़ाई के बीच अभी अभी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिससे आंदोलन को लेकर कई बड़े संकेत सामने निकल के आए। बैठक में पेंशनर्स के हितों से जुड़े कई सुझाव पर चर्चा हुई। माननीय सुभाष पोखरकर जी की ओर से रखे गए सुझावों को स्वीकार किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि अब आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर गंभीरता से विचार किया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बैठक से सामने जो निकल के आए हैं 5 बड़े बिंदु एक एक करके उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5वें बिंदु इस पूरे आंदोलन की आगे की जो दिशा है उससे जुड़ा हुआ है। तो पहला बिंदु है बेंगलुरु में जोरदार प्रदर्शन किए जाने की रणनीति। दोस्तों, बैठक में सुभाष पोखरकर जी की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए। उनके सुझाव को स्वीकार किए जाने की बात सामने आई है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बेंगलुरु में आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर सामने आया है। बैठक में यह बात रखी गई है कि कुछ पदाधिकारियों के बयानों या सामने आया उनके विरोधाभास जो तो दिखाई देता है पेंशन वृद्धि को लेकर पेंशनर्स के बीच सवाल पैदा हुआ। इसी को लेकर बेंगलुरु में जोरदार प्रदर्शन किए जाने और संबंधित पदाधिकारी के इस्तीफे की मांग उठाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। अब देखना यह होगा कि इस रणनीति को किस स्तर पर और किस तरीके से लागू किया जाता है। लेकिन एक बात साफ है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन केवल मांग तक सीमित नहीं है, और जो तो बल्कि अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखने की पूरी तैयारी शुरू है। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु। दूसरा बिंदु है ईपीएफओ कार्यालय में ताला ठोको आंदोलन। दोस्तों, बैठक में जो दूसरा बिंदु रखा गया था सबसे महत्वपूर्ण तो यही था कि ईपीएफओ कार्यालय में ताला ठोको आंदोलन किया जाएगा। बैठक में सुझाव सामने आया है कि यदि पेंशन वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलन और अधिक प्रभावी हो जाएगा, और इसी क्रम में जितने भी कार्यालय हैं उस सब में ताला ठोको आंदोलन किया जाएगा। बताया गया है कि इसकी शुरुआत दिल्ली से किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह सिर्फ एक नारा नहीं है। पेंशनर्स का कहना है कि वर्षों से अपनी न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका सवाल है कि आखिर इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी अभी तक समाधान नहीं निकल पाया। इसका समाधान कब निकलेगा? ईपीएस 95 पेंशनर्स चाहते हैं कि उनकी मांगों पर सरकार और संबंधित संस्थाएं गंभीरता से विचार करें। इसलिए बैठक में आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। लेकिन साथियों, किसी भी आंदोलन में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी। तीसरा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आंदोलन को लेकर अधिक तीव्र करने की तैयारी है। इसी मुद्दा पे चर्चा हुई है। आंदोलन बहुत ज्यादा तीव्र करना है। बैठक में यह भावना सामने आई है कि यदि बार बार मांग रखने और बातचीत के बावजूद भी समाधान नहीं निकलते हैं तो आंदोलन के अगले चरण और मजबूत उनको जो तो आंदोलन को किया जाए, यानी आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जा सकती है। पहले बातचीत और ज्ञापन, इसके बाद प्रदर्शन, फिर बड़े स्तर पर आंदोलन, और यदि इसके बाद भी समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलन को और व्यापक बनाने की रणनीति की जाएगी। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ यह नहीं है कि मांग क्या है, बल्कि चर्चा इस बात पे हो रही है कि मांग मानने के लिए अगला कदम क्या होगा। और यही इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश माना जा सकता है। दोस्तों, चौथे बिंदु पर अगर बात करें तो माननीय वीरेंद्र सिंह रजावत का आंदोलन को लेकर सुझाव आया है। चौथा जो पॉइंट है यही से निकलता है। माननीय वीरेंद्र सिंह रजावत का सुझाव बैठक में उनके द्वारा ही आंदोलन को लेकर सुझाव दिए जाने की बात सामने। उनका सुझाव आंदोलन को और आगे बढ़ाने, उसको एक नई दिशा देने से जुड़ा हुआ है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों और संगठनों से जुड़े पेंशनर्स की ओर से अब लगातार यह आवाज उठ रही है कि आंदोलन को सिर्फ एक स्थान या कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसे व्यापक स्तर पर इसको लेकर जाया जाए, बड़ा एक रूप इसका बनाया जाए। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच आंदोलन की जो अगली रणनीतियों को लेकर मंथन लगातार जारी है, और सबसे बड़ी बात अलग अलग नेताओं और प्रतिनिधियों के सुझावों को एक साथ रखकर आगे की रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और अंतिम है। माननीय कमांडर अशोक रावत जी की ओर से आया है। अब आगे बात करते हैं कि पूरी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम बिंदु, बैठक में सामने आए सभी सुझावों के आधार पर माननीय कमांडर अशोक रावत जी आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। यानी अलग अलग प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को एक साथ रखकर यह तय किया जाएगा कि आगे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, कहां आंदोलन किया जाएगा,
किस स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, कब किया जाएगा और आंदोलन को किस चरण तक लेके जाया जाएगा, इन सभी विषयों पे निर्णय लिए जाना बाकी है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए माननीय कमांडर अशोक रावत जी की ओर से आने वाले निर्णय बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आखिर इस बैठक से क्या संदेश निकलता है? दोस्तों, अगर इन पांचों बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें तो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि बंगलुरु में जोरदार प्रदर्शन करने की रणनीति पे विचार। अगर दूसरे बात करें तो दिल्ली के जितने भी ईपीएफओ कार्यालय हैं उस सब में ताला ठोको जैसे आंदोलन करने की शुरुआत हुई। तीसरे की बात करें तो आंदोलन की ओर से अधिक तीव्र करने की बात कही जा रही है। चौथा, माननीय वीरेंद्र सिंह रजावत जी की ओर से आंदोलन को लेकर बड़े सुझाव आए हैं। और पांचवा, सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए माननीय कमांडर अशोक रावत जी आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेंशन की मांगे क्या है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में आंदोलन किस दिशा में जाएगा। क्या सरकार और संबंधित जो भी जितने भी विभाग हैं क्या पेंशन की मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे अथवा अभी भी उसी प्रकार से चलेगा? क्या न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर कोई ठोस निर्णय सामने आएगा अथवा उसी प्रकार से चलता रहेगा, या फिर पेंशनर्स की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा या सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इन विषय पे चर्चा होनी चाहिए। इस विषय को तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स को जानना चाहिए। तो दोस्तों, जो ये बैठक हुई थी, जूम मीटिंग हुई थी, उस पे जो निर्णय निकल के आए थे वो निर्णय यही थे। इन्हीं 5 बिंदुओं के ऊपर जो तो चर्चा हुई थी और यही 5 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण। अब देखना ये होगा कि आगे चल के क्या रणनीति ईपीएफओ की तरफ से बन के आती है और सरकार की तरफ से कौन सी रणनीति होती है कि जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि समय पे मुहैया हो सके। बहुत सारी बात आई थी। इस लड़ाई में हजारों लाखों पेंशनर्स की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हर पेंशनर चाहता है कि बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिले। इसी उम्मीद के साथ पेंशनर्स लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। और अगर बात करूं मैं अंतिम बात की, तो दोस्तों आज की बैठक जो बैठक हुई है उस बैठक में सामने आए इन 5 बिंदुओं को अगर एक लाइन में समझें तो संदेश यही है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन अगली रणनीति अब और अधिक आक्रामक और चरणबद्ध हो सकती है। लेकिन अंतिम रूप से कौन सा कार्यक्रम होगा इसका निर्णय आने वाले समय में पता चलेगा या आने वाले जो आगे जो तो चर्चा होगी उसमें दिया जाएगा। अब सभी की नजर माननीय कमांडर अशोक रावत जी के अगले निर्णय पे है। क्या बेंगलुरु में बड़ा प्रदर्शन होगा? क्या दिल्ली से आंदोलन का अगला चरण शुरू होगा? क्या कार्यालय जितने भी ईपीएफओ कार्यालय हैं उन सभी ताला ठोको जैसे बड़े कार्यक्रम होंगे? और क्या सरकार इन आंदोलनों को दबाने या इन्हें देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग पे कोई बड़ा फैसला करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं या ईपीएस 95 पेंशन धारक से संबंधित खबर को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट सबसे सरल तरीके से आप तक मैं जानकारी रखने की कोशिश करता हूँ। आपकी बात को मैं सरकार तक रखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर यहां तक आपने हमारे इस वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।